ये लगभग एक अनंत काल की तरह लगा और अचानक सुख की अनुभूति समाप्त। क्या तुम कह रहे हो कि तुम अपनी इस मालिश से मेरे पीठ के दर्द को ठीक कर सकते हो? सूर्यांश ने उसके सवाल पर शांति से सिर हिलाया। उसकी मत सुनो, वह केवल तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, कौन जानता है कि एक बार तुम उसके पीछे जाओगी तो वह तुम्हारे साथ क्या करेगा? क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि वह कौन है? युवती ने शिष्यों के समूह को देखा और त्योरी चढ़ाई। और तुम कौन हो? हम हैं। इससे पहले कि शिष्य अपना परिचय दे पाते, सूर्यांश बोला, मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूं, लेकिन केवल तभी जब तुम मेरी शर्तों का पालन करो। शर्तें? क्या तुम शर्तें मांगने की स्थिति में हो? मुझे पता है कि तुम यहाँ कई घंटों से बिना किसी ग्राहक के खड़े हो। अगर मैं अब भी चली जाती हूँ तो कौन जाने तुम्हारा अगला ग्राहक कब आएगा, अगर वह कभी आया भी। कुछ पल की खामोशी के बाद सूर्यांश ने सिर हिलाया और शांति से कहा, तो मेरे सामने खड़े होने का पर्याप्त साहस होने के लिए मैं तुम्हें एक उपहार के साथ विदा करूंगा। तुम्हारा पीठ दर्द, इसे कम मत समझो और इससे पहले कि तुम अपाहिज हो जाओ, इसका इलाज करने के लिए जल्दी से कोई डॉक्टर खोजो। अपाहिज? तुम्हारा क्या मतलब है? युवती उसके शब्द सुनकर घबराने लगी, लेकिन सूर्यांश का इरादा यह नहीं था। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पीठ दर्द तुम्हारी साधना के दौरान खराब स्थिति के कारण हुआ था, तो तुम इससे ज्यादा गलत नहीं हो सकती। तो फिर कारण क्या था? कुछ सेकंड से अधिक समय तक सूर्यांश के चुप रहने के बाद युवती को पसीना आने लगा। मैं करूंगी, मैं तुम्हारी शर्तें स्वीकार करूंगी। युवती ने कुछ और सेकंड की खामोशी के बाद हार मान ली। सूर्यांश ने सिर हिलाया और कहा, पहली शर्त, सत्र केवल 10 मिनट तक चलेगा, न अधिक न कम। दूसरी शर्त, तुम्हें मालिश के बाद अपना अनुभव 10 लोगों के साथ साझा करना होगा। तीसरी शर्त, तुम्हें केवल अपने अंतिम मालिश सत्र के 1 महीने बाद ही वापस आने की अनुमति है। यदि तुम इनमें से किसी भी शर्त को अस्वीकार करती हो तो तुम मुड़कर जा सकती हो। यदि तुम मालिश के बाद दूसरी और तीसरी शर्त को पूरा करने में विफल रहती हो तो तुम फिर कभी वापस आने के बारे में भूल सकती हो। बस इतना ही। युवती को लगा था कि सूर्यांश के दिमाग में कुछ बहुत अधिक गंभीर बात होगी, लेकिन इतनी आसान शर्तें कौन स्वीकार नहीं करेगा? पफ्त, 1 महीना, ये एक चमत्कार होगा अगर आज उसके बाद तुम्हारे पास कोई दूसरा ग्राहक आए। शिष्य हंसे। क्या तुम्हें स्वीकार है? मुझे स्वीकार है? अच्छा, तो मेरे पीछे आओ। सूर्यांश ने अपना संकेत लपेटा और उसे अपनी पीठ पर उठा लिया, क्योंकि उसने युवती को अपने निवास कक्ष की ओर ले जाना शुरू कर दिया। वह सच में उसके पीछे जाने वाली है। क्या हमें उसे रोकना चाहिए? उसे जाने दो। सूर्यांश जैसे किसी पर भरोसा करने के लिए वह बाद में केवल खुद को ही दोष दे सकती है। शिष्यों ने सूर्यांश और उस युवती को दूर गायब होते देखा। वहां मौजूद दर्जनों लोगों में से किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वे सभी इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि जब वह वापस आएगी तो क्या होगा। यह तुम्हारा निवास कक्ष है? क्या हम इसे यहां कर रहे हैं? तो क्या तुम इसे बाहर करना पसंद करोगी? सूर्यांश ने हल्की सी मुस्कान के साथ उससे पूछा। युवती ने अपनी कल्पनाओं के साथ चारों ओर देखा, जिससे वह शर्मा गई। सूर्यांश ने उसके जवाब का इंतजार नहीं किया और घर के अंदर चला गया। रुको। एकदम शांत घर में प्रवेश करने के बाद सूर्यांश सीधे अपने निजी कक्ष में चला गया और युवती ने सावधानी से उसका पीछा किया। मैं स्वर्ग की कसम खाती हूँ कि अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी अजीब किया तो तुम्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। तुम मेरी पसंद की होने के लिए बहुत छोटी हो। छोटी बच्ची। छोटी बच्ची? तुम लगभग मेरी ही उम्र के दिखते हो। सूर्यांश ने उसके जवाब पर कंधे उचकाए। बिस्तर पर लेट जाओ, तुम्हारी पीठ छत की ओर हो। युवती चुपचाप वहीं खड़ी रही। उसकी नजर तीव्रता से उसे घूर रही थी। तुम अपने कपड़े पहने रख सकती हो। उसके शब्द सुनने के बाद युवती ने राहत की सांस ली और खुद को बिस्तर पर लेटा दिया। सूर्यांश ने अपनी उंगलियां चटकाईं और कुछ पलों के लिए चारों ओर खिंचाव किया, इससे पहले कि वह कहे, तुम्हारे 10 मिनट अब शुरू होते हैं। होश न खोने की कोशिश करना है। तुम्हारा क्या मतलब है?
युवती ने अचानक खुशी की एक अप्रत्याशित कराह छोड़ी, जिसने सूर्यांश के कानों में खुशी की झुनझुनी पैदा कर दी। तुमने अभी क्या किया? एक कीड़े की तरह चारों ओर हिलना बंद करो। तुम इसे मेरे लिए और अधिक कठिन बना रही हो। हाँ। उसकी पीठ पर सुख की अनुभूति ने युवती की सुनने की क्षमता को अभिभूत कर दिया, जिससे उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी और दुनिया में हो, स्वर्ग में। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या महसूस कर रही थी, लेकिन यह एक ऐसा एहसास नहीं था जिसे किसी इंसान के हाथों से बनाया जा सके। लगभग ऐसा जैसे कि वह किसी देवता के हाथों को महसूस कर रही हो। समय जल्दी से बीत गया, लेकिन युवती की दुनिया में यह लगभग एक अनंत काल की तरह लगा, और अचानक सुख की अनुभूति समाप्त हो गई। यह बहुत अचानक था। लगभग ऐसा लग रहा था कि यह दुनिया का अंत है। तुम क्यों रुक गए? युवती ने मुड़कर सूर्यांश को देखा, और उसके लाल चेहरे पर एक कामुक भाव था, जो और अधिक के लिए विनती कर रहा था। तुम्हारे 10 मिनट पूरे हो गए हैं, सूर्यांश ने शांत स्वर में कहा। लेकिन तुम्हारी पीठ का दर्द अब तक कम हो जाना चाहिए था, लेकिन इसे स्थायी करने के लिए अगले महीने के लिए साधना करने में बिताए जाने वाले समय को आधा कर दो। कृपया 10 नहीं, बस 5 मिनट और। मैं तुम्हें कोई भी कीमत चुकाऊंगी। युवती ने सूर्यांश से सेवा बढ़ाने की विनती की, लेकिन सूर्यांश ने केवल अपना सिर हिलाया। मैं तुमसे कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि मेरे पहले 3 ग्राहक निःशुल्क होंगे। तुम अगले महीने वापस आ सकती हो, जब तुम यहां अपने अनुभव को 10 लोगों तक फैला दोगी। युवती ने हताशा में अपने होंठ काटे, अनिच्छा से कुछ सेकंड बाद सिर हिलाते हुए। मैं तुम्हारी अगली यात्रा की प्रतीक्षा करूंगा। विपुल रहेजा, युवती ने कहा। मेरा नाम अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर दो, और मेरा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी आपको स्टोरी के लेटेस्ट अपडेट मिलते जाएगा। और मेरा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको व्हाट्सएप पे ज्वाइन करना है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8459178403 पर मैसेज करो। आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। वहाँ पे ऐसी अमेजिंग स्टोरीज आते रहती है, आपको सुनने में मजा आएगा। वाले जितने कम शिष्य होंगे, बाकी सभी के लिए उतना ही अच्छा होगा। इसलिए बिना किसी वास्तविक लाभ के कोई भी अजनबी के लिए खुद को जोखिम में डालने को तैयार नहीं था। घर लौटने के बाद सूर्यांश सीधे छोटी लड़की को अपने निजी कक्ष में ले गया। सौभाग्य से न तो अमित और न ही मिहिका उसे 13 साल से अधिक उम्र की न दिखने वाली एक छोटी लड़की को घर लाते हुए देखने के लिए वहां थे। अन्यथा उसके सामने के दरवाजे में प्रवेश करते ही एक अराजक दृश्य होता। छोटी लड़की जब से सूर्यांश के पास आई थी, तब से उसने बेचैन होना बंद नहीं किया था। विपुल रहेजा ने उससे उसके बारे में चाहे कितना भी सकारात्मक क्यों न बोला हो, वह अभी भी यहाँ आने में पूरी तरह से सहज नहीं थी। सूर्यांश जैसे एक खूबसूरत युवक के पास जाना और उसके निजी कक्ष में प्रवेश करना, जहाँ वे अकेले होंगे, किसी और के लिए भी बहुत बड़ी बात होगी। उसके जैसी युवा लड़की की तो बात ही छोड़ दो, जो हाल ही में संप्रदाय में शामिल हुई है। तुम्हारे मोजे, उन्हें उतारो, सूर्यांश ने दरवाजा बंद करने के बाद कहा। उन्हें इस साउंड प्रूफ कमरे के अंदर अकेला छोड़ दिया। तुम्हें लगभग 1 महीने पहले लाल, पीले और हरे रंग के छिलकों वाले एक रंगीन सांप ने काटा था, है ना? कैसे? उस सांप को त्रिकाल सर्प कहा जाता है, और यह अपने शरीर के भीतर एक घातक जहर छोड़ता है, जो धीरे धीरे उसे मार देगा, जिसे वह काटता है। अन्य जहरों के विपरीत, जो पूरे शरीर में फैलने में अधिक से अधिक मिनटों या सेकंडों का समय लेते हैं, त्रिकाल सर्प का जहर हफ्तों लग जाएगा, इससे पहले कि किसी को कोई लक्षण दिखाई दे। पहले महीने के भीतर पीड़ित अपने पैरों का उपयोग करने की क्षमता खो देंगे, फिर दूसरे महीने के भीतर उनके बाकी अंगों की क्षमता, तीसरे महीने तक जहर उनके पूरे शरीर में फैल जाएगा, जिससे उन्हें एक धीमी और दर्दनाक मौत मिलेगी, जो 7 दिनों तक चल सकती है। सूर्यांश के स्पष्टीकरण के कारण छोटी लड़की डर से कांप उठी। उसके कपड़े ठंडे पसीने से भीग गए। ऐसा भयानक जहर सबसे ठंडे हथियारों को भी डरा देगा। उसके जैसी छोटी लड़की की तो बात ही छोड़ दो। सौभाग्य से तुम्हें काटे हुए केवल 1 महीना हुआ है, इसलिए तुम खतरे में नहीं हो। सच में
सूर्यांश ने उसकी आंखों से आंसू पोंछे और विश्वास भरे स्वर में कहा, अगर मैं केवल एक साधारण मालिश करने वाला होता तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाता, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी है। मेरे हाथ दूसरों को अच्छा महसूस कराने के अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं। उन छोटी लड़की ने अपनी सफेद मोजे उतार दिए, जिससे उसके चिकने और पीले पैर दिखाई देने लगे। तुम कौन हो? सूर्यांश ने अचानक पूछा। यामिनी, 12 साल। 12। और तुम इस तरह के संप्रदाय में हो? तुम नश्वर, वास्तव में कुछ और ही हो। सूर्यांश ने यह तथ्य पहले से जानने के बावजूद आह भरी। उसने अपने पिछले जीवन में हजारों वर्षों तक नश्वर दुनिया का दौरा नहीं किया है, इसलिए वह उनकी जीवन शैली से अनजान था। लेकिन अब नश्वर दुनिया को देखते और जीते हुए वह इस नश्वर दुनिया के हिस्से की नैतिकता पर सवाल उठाने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि मुझे संप्रदाय में स्वीकार कर लिया गया है, मुझे दोहरी साधना में भाग लेने की अनुमति नहीं है जब तक कि मैं 16 वर्ष की आयु में वयस्क नहीं हो जाती। सूर्यांश के चेहरे पर निराशा देखकर यामिनी ने झिझकते हुए स्वर में समझाया, यह अधिक समझ में आता है। सूर्यांश ने राहत भरे स्वर में कहा, ठीक है, अपने पेट के बल लेट जाओ। इससे पहले कि मैं जहर से निपटूं, मैं तुम्हारे पैरों के पास की मांसपेशियों को ढीला कर दूंगा। यामिनी आज्ञाकारी रूप से बिस्तर पर लेट गई और चुपचाप इंतजार करने लगी जब सूर्यांश ने खुद को तैयार किया। तो तुम्हारे 10 मिनट अब शुरू होते हैं। उसके हाथों ने जल्दी से उसके पैरों को पकड़ लिया, जिससे उसके होठों से एक प्यारी सी आवाज निकल गई। जल्द ही यामिनी के पैरों की मांसपेशियां ढीली हो गईं और सुन्नता बहुत ही ध्यान देने योग्य दर से गायब होने लगी। यामिनी के बाईं पैर की मांसपेशियों को पूरी तरह से ढीला होने में केवल 3 मिनट लगे। टोफू की तरह सूर्यांश के हाथों में उसकी त्वचा का एहसास चिकना और मुलायम था। अब मैं जहर निकालना शुरू करूंगा। सूर्यांश ने उसे अपने हाथों में बालों की एक तार जितनी छोटी सुई दिखाई। सुई को देखकर यामिनी के चकित चेहरे पर सुखद भाव तुरंत जम गया। तुम उसके साथ क्या करने वाले हो? उसने डरे हुए भाव से पूछा। सूर्यांश ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उसके बाएं पैर की ओर इशारा किया। हालांकि वह खूबसूरत मुस्कान यामिनी की आंखों में शैतान की मुस्कान जैसी थी। रुको, क्या वास्तव में यही एकमात्र तरीका है? मैं जहर कैसे निकालूंगा? उसने उसके सवाल का जवाब एक और सवाल से दिया। अपनी आंखें बंद कर लो, तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होगा। यामिनी ने जल्दबाजी में अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसका शरीर कांपना बंद नहीं हुआ। अचानक एक हाथ ने उसका सिर थपथपाया, जिससे उसे सुरक्षा और गर्मी का एहसास हुआ और उसका शरीर कांपना बंद हो गया। इसी क्षण सूर्यांश की उंगलियों के बीच की सुई टिमटिमा उठी। यामिनी की बाईं जांघ में एक छोटा सा छेद खुला, जो केवल नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता था, और उस छेद से किसी प्रकार का सफेद धुआं निकलने लगा, जिससे उसके पैरों के ऊपर धुंध का एक छोटा सा बादल बन गया। जैसे ही धुंध दिखाई दी, सूर्यांश ने बिना किसी झिझक के अपने होंठ उसकी जांघों पर छेद की ओर बढ़ाए और चूसने लगा। आह, क्या! अपनी जांघों पर अप्रत्याशित चूसने के एहसास ने यामिनी को अपनी आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। जब उसने अपनी जांघ पर सूर्यांश के होठों को देखा तो उसका चेहरा लाल हो गया और वह सदमे से लगभग बेहोश हो गई। हालांकि उसके बेशर्म और प्रतीत होने वाले अश्लील कृत्यों के बावजूद यामिनी ने उसे दूर नहीं किया और उसे जारी रखने दिया। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसकी आंखें इच्छा वासना से टिमटिमा उठी। इस बीच सूर्यांश उसकी जांघ के छोटे छेद से जहर निकालने पर पूरी तरह से केंद्रित था। उसके वस्त्र पसीने से तर थे और उसके द्वारा सोखे गए जहर से उसका शरीर जल रहा था। उसके शरीर का हर हिस्सा दर्द से चीख रहा था और उसके कम साधना स्तर के कारण उसके लिए अपने शरीर के भीतर जहर को शांत करना और भी कठिन हो गया। भले ही वह चाहता था, वह अपने होठों पर कोमल एहसास का आनंद लेने की स्थिति में नहीं था। इस समय इस छोटे और शांत निजी कक्ष में केवल यामिनी की भारी सांसें और धीमी कराहें ही सुनी जा सकती थी। कुछ मिनट दोनों के लिए कुछ घंटों की तरह लगे। एक सुख से लिपटा हुआ और दूसरा दर्द सहता हुआ।
जब 10 मिनट के कुछ ही सेकंड बचे थे तो सूर्यांश ने आखिरकार अपने होंठ छोड़ दिए। यामिनी की कोमल त्वचा से होठों के अलग होते ही सूर्यांश ने काले खून की उल्टी कर दी, जिसके तुरंत बाद उसका रंग राख जैसा हो गया। सूर्यांश ने अपने होठों के कोने से काला खून पोंछा और मुस्कुराया। बहुत समय हो गया है जब मैंने आखिरी बार किसी इलाज के दौरान इस तरह पसीना बहाया था। अपने वाक्य के ठीक बाद सूर्यांश यामिनी के बगल में बिस्तर पर गिर पड़ा। उसका होश मुश्किल से ही जगा था। क्या 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 तुम ठीक हो? यामिनी घबराहट में जोर से रोई। सौभाग्य से जहर अभी तक अन्य क्षेत्रों में नहीं फैला था और केवल तुम्हारे बाएं पैर पर ही कब्जा कर लिया था, इसीलिए मैं इसे बिना किसी समस्या के निकाल पाया। लेकिन प्रारंभिक क्षेत्र के तीसरे स्तर पर होने के कारण इस प्रक्रिया ने मेरी बहुत सीमित गूढ़ प्राण को जल्दी से खत्म कर दिया। मैं बस अपनी गूढ़ प्राण को थका देने से थक गया हूं। मुझे थोड़ी देर सोने दो और मैं ठीक हो जाऊंगा, भूलना मत। शर्तें। इन शब्दों के बाद सूर्यांश सो गया, जिसने यामिनी को अवाक कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन चूंकि उसने कहा था कि वह ठीक हो जाएगा तो उसे राहत महसूस हुई। खुद को व्यवस्थित करने के लिए कुछ समय निकालने के बाद यामिनी ने सूर्यांश की अजीब सोने की स्थिति को समायोजित करके उसकी मदद की और चुपचाप जाने से पहले उसे एक कंबल से ढक